हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद और यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग माध्यमिक क्लास 10 के हिसाब से ज्योग्राफी रीड करेंगे। ग्रुप सी रीजनल ज्योग्राफी यूनिट 5 यानी इंडिया। इस पहले वीडियो में मैं इंडिया का इंट्रोडक्शन दूंगा, यानी उसकी बाउंड्री, एरिया, स्टेट वगैरह सब इन डिटेल आपको बताऊंगा। और हो सकता है आज के वीडियो में मैं ऐसी बहुत सारी बातें बताऊं जो आप लोग नहीं जानते होंगे और आपके बुक में भी ना हो। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को डायरेक्शन की बातें बताना ज़रूरी समझता हूं। जैसे कि जो हमारे ऊपर की तरफ होता है, ये इंडिया का मैप आप देख सकते हैं। ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट की तरफ ईस्ट होता है और लेफ्ट में हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। ओके, अगर हम लोग इंडिया के लोकेशन के हिसाब की बात करें कि हमारे अर्थ पे इंडिया कहाँ लाई करता है, तो जो हमारा अर्थ है, अगर अर्थ को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ये अर्थ है। अर्थ अगर बीचों बीच दो भाग में बांटेंगे तो ऊपर वाला कहलाता है हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला कहलाता है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, ठीक इसलिए अगर अर्थ को हम लोग इस तरीके से दो भाग में बांटते हैं तो राइट साइड वाला होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड वाला क्या होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, अब अगर हम अर्थ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया कुछ इधर लाई करता है, हमारा इस तरफ हमारा इंडिया होता है। यानी देखें, इस लाइन के ऊपर है यानी नॉर्थ में है और इस लाइन के इस तरफ है यानी ईस्ट में है। हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्थर्न ईस्टर्न जोन में है। ओके, यानी नॉर्थ ईस्ट में, यानी इसका जो भी लोकेशन होगा, लॉन्गिट्यूड होगा या लैटिट्यूड होगा, वो नॉर्थ और ईस्ट में होगा। अच्छा, अगर हम लोग इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको बताने जाऊँ तो उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखें, अगर इंडिया का टोटल लेंथ यानी ऊपर से लेकर नीचे तक, हम इंडिया का टोटल लेंथ की अगर बात करें तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक इंडिया का टोटल लेंथ होता है 3214। ओके, ये इंडिया का टोटल लेंथ है। और हम लोग इंडिया के ब्रेथ की बात करें, ये इंडिया के ब्रेथ की बात करें तो होता है 2933। ये दोनों का दोनों किलोमीटर में होता है। ओके, यानी इंडिया ऊपर टिप से लेकर के बॉटम तक हमारा 32144 और राइट से लेकर के लेफ्ट तक टोटल हमारा 2933। ओके, सबसे ऊपर में इंडिया का हमारा जो लॉन्गिट्यूड होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, नीचे की तरफ एकदम अगर हम साउथ में आ जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके, अच्छा, अब अगर हम लोग लैटिट्यूड की बात करें तो इसका लैटिट्यूड होता है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और इस तरफ होता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ओके, ये हमारा हिंदुस्तान का क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब आप लोग, यानी मैं कहना चाहता हूँ मैप इंडिया के सामने है और आप ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिखा हुआ भी देख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ यानी ये जो इसका जो सबसे टिप है, ये इसका क्या है 37 डिग्री एंड 60 मिनट, और सबसे बॉटम पे हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ईस्ट। अब आप लोग कहेंगे कि दोनों तरफ नॉर्थ और दोनों तरफ ईस्ट की हुए, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्थ है ये इधर है, यानी ऊपर में, ये इसके ऊपर वाला सारा नॉर्थ है। ये 1 नॉर्थ 2 नॉर्थ 3 नॉर्थ, यानी जितना भी सब नॉर्थ है। तो यहाँ से लेकर ये कोई यहाँ तक है तो पूरा नॉर्थ में होगा, और इधर वाला ईस्ट में होता है, 1 ईस्ट 2 ईस्ट 3 ईस्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ईस्ट में है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ईस्ट ही में होगा। ओके, आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ओके, तो ये था इंडिया का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। उसका लेंथ कितना है 3214, ब्रेथ कितना है 2933। उसका हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड भी देखा और लैटिट्यूड भी देखा। अगर हम लोग इंडिया के एरिया की बात करें तो इंडिया एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे अर्थ पर। 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज क्या है, हमारा इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री। ओके, जो पूरे अर्थ का 2.42% कवर करता है। इसका एरिया कितना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है, इसका एरिया है। और हम लोग पॉपुलेशन की बात करें, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया क्या है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जो कि हमारा अर्थ का 70.44% कवर करता है। ओके, ये एरिया और पॉपुलेशन की बात थी। हिंदुस्तान पे जो हमने लॉन्गिट्यूड देखा, लैटिट्यूड देखा। ओके, अब हम लोग बात करें हिंदुस्तान में टोटल जो हमारे स्टेट होते हैं वो 28 होते हैं और टोटल यूनियन टेरिटरी 8 होते हैं। यानी जो आप कॉलम्स देख रहे हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हैं। तो टोटल स्टेट 28 हैं और यूनियन टेरिटरी 8 हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अगर हम लोग टोटल कोस्ट लाइन की बात करें, टोटल कोस्ट लाइन मतलब ये जो ज़मीनी बाउंड्री है, ये ज़मीनी बाउंड्री है, ये टोटल कोस्ट लाइन, ये ज़मीनी बाउंड्री कितनी लंबी है, तो ज़मीनी बाउंड्री
सॉरी कोस्ट लाइन मीन्स ये पानी वाला बाउंड्री जो है हमारा 7516.6 पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, 7516.6 किलोमीटर ये ज़मीन का पानी का बाउंड्री है, और ज़मीन का जो बाउंड्री यानी दो अदर कंट्री के साथ जो शेयर करता है वो 15200 किलोमीटर। ओके, अगर हम लोग लार्जेस्ट कोस्ट लाइन की बात करें, स्टेट विथ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो होता है हमारा गुजरात। गुजरात ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा समुद्री बाउंड्री शेयर करता है। ओके, अच्छा, अगर हम लोग साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो होता है इंदिरा पॉइंट। ये हमारा इंदिरा पॉइंट है जो हिंदुस्तान का साउथर्न मोस्ट पॉइंट होता है। आप ये सब जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो लिखते चलें। ओके, इंदिरा पॉइंट, साउथर्न मोस्ट पॉइंट यानी साउथ, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे साउथ में, तो सब हिंदुस्तान का सबसे साउथ में क्या होता है, हमारा इंदिरा पॉइंट होता है। लेकिन अगर हम लोग ज़मीन की बात करें तो ज़मीन पे देखिए ये क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ज़मीन है, बीच में आइलैंड आ जा रहा है यानी पानी पे आ जा रहा है। अगर सिर्फ हम ज़मीन पे बात करें कि सबसे ज़मीन पे सबसे साउथ में कौन है, तो वह है कन्याकुमारी। देखिए सवाल दो तरीके से पूछेगा, एक हमारे यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट और एक हमारे यहाँ पे है क्या है, कन्याकुमारी। तो अगर आपसे पूछेगा साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड, यानी ये मेन जो लैंड है इसका सबसे साउथ में कौन है, तो कन्याकुमारी है। अगर हिंदुस्तान का सिर्फ साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछता है, कुछ नहीं बोलता है, तो हमारा क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। ये मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ओके, अच्छा, सबसे हमारा वेस्ट में क्या है, तो हमारा वेस्ट में क्या है, गोहर मोटो। गोहर मोटो गुजरात में हमारा है क्या है, गोहर मोटो। और अगर हम लोग सबसे ईस्ट में बात करें तो किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश। सबसे ईस्ट में क्या है हमारा, किबिथु। मैं लिख देता हूँ किबिथु सबसे ईस्ट में है। ओके, अगर हम लोग लार्जेस्ट स्टेट की बात करें एरिया वाइज हमारा सबसे लार्जेस्ट स्टेट क्या है, तो वो राजस्थान है। राजस्थान हमारा एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। मैं लिख नहीं रहा हूँ स्क्रीन पे बहुत सारी बातें, लेकिन राजस्थान, इंदिरा पॉइंट, ये सब आप लोग खुद से नोट कर सकते हैं। तो वीडियो जब मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखते चलें। ओके, अच्छा, एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट हमारा क्या है, तो वो है हमारा गोवा। ठीक है, ये आप लोग अगर मैप में देखना चाहते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गोवा है। ओके, अच्छा, अगर हम लोग लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज बात करें तो हमारा यूपी है। पॉपुलेशन में यूपी सबसे क्या है, पॉपुलेटेड स्टेट है हिंदुस्तान में। और स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज तो हमारा सिक्किम है। ठीक है, देखें दो बातें मैंने बताई, एक एरिया वाइज लार्जेस्ट राजस्थान, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट गोवा, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट यूपी, पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट हमारा क्या है, सिक्किम है। तो एरिया और पॉपुलेशन इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बाउंड्री की, यानी हिंदुस्तान जो है हमारा किन किन इंटरनेशनल कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो हिंदुस्तान टोटल 7 कंट्री के साथ, कितने कंट्री के साथ, 7 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसमें कौन कौन सा है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। जिसमें हमारा हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और सबसे कम बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। ये नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अर्थ से 2 लाइन गुजरती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कुछ इस तरीके से अर्थ है, बीच में हमारा इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर के ठीक ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ओके, कैंसर जो बीमारी होती है, और नीचे में होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जाहिर सी कॉमन सेंस की बात है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हिंदुस्तान से नहीं गुजर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान तो इस लाइन के ऊपर में होता है। तो हिंदुस्तान से क्या गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा लाइन हिंदुस्तान से गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब नाम आपके ऑप्शन में रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम लोग देखते हैं कैंसर भी ऊपर से जा रहा है, हिंदुस्तान भी इस लाइन के ऊपर होता है। ओके, अच्छा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है टोटल 8 स्टेट से होकर के गुजरता है। कौन कौन से स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट ऐसे हैं जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के गुजरता है। इतना नाम तो आप लोग को नहीं होगा, लेकिन आप लोग अगर याद रखें तो बहुत बेहतर होगा। अच्छा, टाइम कैलकुलेशन के लिए एक और लाइन जो है, जो हमारा लॉन्गिट्यूड माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को, वो हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने हिंदुस्तान का टाइम जो हम लोग पकड़ते हैं, ये इससे हम लोग कैलकुलेट, इसी को रिस्पेक्ट बना करके हम लोग काम करते हैं। ओके, तो ये टोटल 5 स्टेट से ये पास होता है, किससे, यूपी, MP यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
एंड आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से हमारा क्या है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो लाइन है 82 डिग्री एंड 30 मिनट पर, ये कहते हैं ये 5 स्टेट से हमारा पास करता है। ओके अच्छा, और आपको बात मैं एक बताते चलूँ कि हम लोग जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट को स्टैंडर्ड मान करके अपना टाइम निकालते हैं, इसी को नेपाल और श्रीलंका वाले भी इसी पर अपना टाइम कैलकुलेशन करते हैं, उनका कोई अपना ये नहीं है। ओके, अगर हम लोग आइलैंड की बात करें तो बे ऑफ बंगाल में टोटल 204 आइलैंड और अरेबियन सी में 43। देखिए ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल में टोटल 204 आइलैंड है, और इस तरफ हमारा अरेबियन सी है जिसमें हमारा टोटल 43 आइलैंड है, और नीचे में क्या है हमारा इंडियन ओशन। देखिए हमारा हिंदुस्तान 3 समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में आइलैंड की तादाद कितनी है 204 आइलैंड्स है, 204 आइलैंड्स है, और हमारे अरेबियन सी में कितनी है तो 43 आइलैंड्स है। ओके, और ये नीचे में क्या है हमारा इंडियन ओशन। ओके, अगर हम हिंदुस्तान की लिटरेसी रेट की बात करें तो वो टोटल होती है हमारे हिंदुस्तान की लिटरेसी रेट 69.3%। ओके, ये हिंदुस्तान के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थे, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ सारी बातें ऐसी हैं जो भी आपको जानना बाकी है। अच्छा, आप लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को चाहिए कि आप लोग साथ साथ, अब आपके बुक में एक खूबसूरत सा मैप हिंदुस्तान का दिया होगा, आप लोग एक ऐसा मैप, पॉलिटिकल मैप, इंडिया पॉलिटिकल मैप खरीद के लाएँ, और देखेंगे यहाँ पे जो नया वाला मैप होगा, यहाँ पे ऐसे एक लाइन होगी, ये हमारा क्या है, ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। पुराने मैप में ये लाइन नहीं है, लेकिन न्यू वाले लाइन में ये होना चाहिए। अगर आप मैप खरीदते हो ये लाइन नहीं है तो आप अपने से ड्रॉ कर लो, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लद्दाख है 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से अलग हुए थे। ओके, तो ये लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये पूरे स्टेट का नाम आपको याद होना चाहिए। इधर पंजाब है, मतलब जो भी स्टेट है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, ये क्या है, ये पूरा आपको जो हिंदुस्तान के जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, सब के नाम आपको याद होने चाहिए। और जब कोई ब्लैंक पेपर आपको दिया जाए कभी भी, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में तो ऐसे नहीं दिया जाए कि स्टेट्स के नाम लिखो, यूनियन टेरिटरी के नाम लिखो, लेकिन जो भी हो आपको सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप ये नाम वगैरह खुद से लिख सको। तो अब मैं आपको कहूँगा कि होमवर्क ले लीजिए, कि मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है कि आप ऐसे मैप 10-12 जितना हो सके खरीदें, और देख करके 2-4 मैप पे देख करके प्रैक्टिस करें। अच्छा, लद्दाख इसका कैपिटल ये है, जम्मू एंड कश्मीर इसका कैपिटल श्रीनगर, ये सारा आप क्या करें, देख करके पहले 2-4 बार देख करके लिखें, फिर उसको याद करें और फिर बिना देखे उसको लिखने की कोशिश करें। ओके, तो ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए होमवर्क है। ओके, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने हिंदुस्तान का एरिया वाइज देखा, ये 7th है, पॉपुलेशन वाइज 2nd है, इसका हम लोगों ने एक्सटेंड देखा कि लेंथ में ये 3214 किलोमीटर, ब्रेथ में 2933 किलोमीटर, ये सब में हम लोगों ने हिंदुस्तान के बारे में अभी देखा। ओके, अच्छा, अब हम लोग हिंदुस्तान के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट करके बताता हूँ, चूँकि हम लोग हिंदुस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में इन डिटेल हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता हो तो क्या अर्ज़ है। छोटी छोटी सी बातें जो डेली लाइफ में हमारे सामने से गुजरती है। तो अगर हम लोग इंडियन नेशनल फ्लैग की बात करें तो हमारा जो फ्लैग होता है, हम लोग जानते हैं हमारा फ्लैग क्या होता है, बचपन में सब ये चीज़ ड्रॉ कर चुके होंगे। हमारा ये खूबसूरत सा फ्लैग क्या होता है, ये ट्राई कलर का होता है। ओके, ट्राई कलर यानी तिरंगा जिसे भी हम लोग कहते हैं। इसे हम लोगों ने अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। ये इसे हम लोगों ने ट्राई कलर यानी तिरंगा को अडॉप्ट किया था। इसके जो डिज़ाइनर, इसको जिन्होंने जो डिज़ाइन किया था, उनका नाम है पिंगली वेंकव्या। इसका जो विथ और लेंथ का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज 2:3 होता है। ओके, इसका विथ और लेंथ का रेशियो ऑलवेज कितना होगा, 2:3 होगा। हम लोग जानते हैं इसमें 3 कलर ट्राई कलर, क्योंकि इसमें 3 कलर होता है। ऊपर की तरफ क्या होता है, सैफरॉन, बीच में वाइट और नीचे में ग्रीन। सैफरॉन कलर किसको इंडिकेट करता है, तो सैफरॉन कलर हमारा करेज, सेक्रीफाइस एंड स्पिरिट ऑफ रिनोंसिएशन को क्या करता है, हमारा इंडिकेट करता है। हमारा वाइट कलर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो वाइट कलर हमारा ट्रूथ एंड प्योरिटी को, और ग्रीन कलर हमारा स्टैंड करता है फेथ एंड फर्टिलिटी को। बीच में हमारा जो होता है चक्र होता है, इसको हम लोग अशोक चक्र बोलते हैं, इसको हम लोग व्हील ऑफ लॉ भी बोलते हैं। ये चक्र क्या होता है, हमारा कानून का पहिया, व्हील ऑफ लॉ। ओके, इसमें टोटल 24 ऐसे ब्लू कलर के स्ट्राइक मतलब लकीरें होती हैं।
ओके, हमारे फ्लैग के बारे में था। 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेशनल इनेम्बल। अशोक, ये हमारा अशोक, इसको हम लोग कैपिटल लैंड कैपिटल अशोक स्तंभ भी बोलते हैं, अशोक पिलर, जो हमारा सारनाथ में है, वहाँ से इसको लिया गया है। इसको हम लोग लिए थे 26 जनवरी 1950 को। इस चीज़ को हम लोगों ने अपने नेशनल इम्बेल को एडॉप्ट किया था। ये अशोक ने बनाया था ये स्तंभ। उसमें आप देखा होगा आप लोगों ने 4 लायन 1 टुगेदर बैठे हुए हैं, यानी एक लायन इस तरीके से इधर फेस किए हुए हैं, एक लायन अगर इस तरफ फेस किए हुए हैं, एक लायन का फेस इधर है तो दूसरे लायन का फेस इधर है, तीसरे का इधर है, चौथे का इधर है। चारों क्या करते हैं, एक दूसरे को पीठ सटा करके बैठे हुए हैं। ये 4 लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। ये 4 लाइन 4 बातों को हमारा क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। और इसी स्तंभ के ऊपर क्या लिखा है, सत्यमेव विजयते। आमिर खान का शो सत्यमेव विजयते आप लोगों ने देखा होगा। ये जो वर्ड सत्यमेव विजयते कहाँ है, ये इसी स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है। अगर हम लोग नेशनल एंथम की बात करें तो नेशनल एंथम क्या है, पहले आप लोग जवाब दें। जन गण मन या वंदे मातरम। तो मैं तो आप लोग की नहीं जानता हूँ कि आपके जवाब क्या हैं, लेकिन आप लोग अपने मन में जवाब दें। और अगर नहीं पता, हमारा ये बेसिक बात है हिंदुस्तान के बारे में, ये बेसिक बात हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ये हमारा मतलब मदर लैंड, इसी के बारे में अगर हम लोग सही से नहीं जानेंगे तो ये कैसी बात होगी। तो हमें चाहिए कि हम इसके बारे में सही से जानें। अगर नहीं जानते, अगर किसी ने कोई गलत जवाब दिया है तो प्लीज़ आप लोग उसको ठीक करें और आगे से उसको याद रखें। तो हमारा नेशनल एंथम जो है वो हमारा जन गण मन है, जिसको 53 सेकेंड में गाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल 53 सेकेंड में। ओके, आप देखना, प्रोफेशनल्स वीडियो देखना, उसमें आप लोग को दिखेगा कि वो 53 सेकेंड में ही क्या होती है, ये ख़त्म होती है। तो जन गण मन, इसको हम लोगों ने अडॉप्ट कब किया था। देखिए, हम लोगों ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। हम लोगों ने नेशनल एंथम को 26 जनवरी 1950 एम्बल को 26 जनवरी 1950 को, और नेशनल एंथम को हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी जैन 1950 को क्या किया था, हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया था। इसके लिखने वाले कौन हैं, हम सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, अच्छा, ये ब्रह्म हिम्स का क्या है, फर्स्ट 5 स्टैंजा है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था इसे बंगाली में लिखा था, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं आबिद अली। ओके, लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, लिखा किस लैंग्वेज में गया था, बंगाली में लिखा गया था। अच्छा, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कौन किए हैं, तो वो कौन थे, आबिद अली। अच्छा, सबसे पहले इसको 27 दिसंबर 1911 में, 27 दिसंबर 1911 में ये कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में गाया गया था, कोलकाता सेशन में गाया गया था। मतलब सेशंस होती थी, मीटिंग होती थी देश की आज़ादी के लिए, काम के लिए। तो कोलकाता सेशन में 27 दिसंबर 1911 को उसको सबसे पहले गाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे अपनी किताब गीतांजलि में लिखा, उसी से इसको लिया गया है। और एक बात आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी, जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है माथा, जिसको हम लोग माथा बोलते हैं, ये माथा मतलब सर नहीं, ओके, माथा, ये भी हम कह सकते, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की ही लिखी हुई है, यानी ये भी उन लोगों ने उन्हीं से इंस्पायर होकर के हमारा अपना नेशनल एंथम बनाया है। ओके, तो ये हमारा नेशनल एंथम के बारे में था। अगर हम लोग नेशनल सॉन्ग के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है, जब जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है तो नेशनल सॉन्ग क्या होगा हमारा, जी हाँ, आप बिल्कुल सही है, वंदे मातरम। ठीक है, 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसके लिखने वाले कौन हैं, तो इसके लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इन्होंने अपने नॉवेल आनंद मठ में इसको लिखा है। ओके, अच्छा, जादूनाथ भट्टाचार्य जो थे वो उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया था 1986 में। इसको सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था वही कोलकाता सेशन में, यानी 1986 के कोलकाता सेशन में। 1911 कोलकाता सेशन में तो नेशनल एंथम को ये के गाया गया था, और 1896 के कोलकाता सेशन में इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और म्यूज़िक कंपोज करने वाले कौन थे, जादूनाथ भट्टाचार्य। ओके, अब हम लोग अगर नेशनल कैलेंडर के बारे में बात करें तो नेशनल कैलेंडर क्या होता है, हमारा साका कैलेंडर होता है, जिसको 1957 में अडॉप्ट किया गया था। अच्छा, अगर हम लोग नेशनल फ्लावर की बात करें तो लोटस हमारा नेशनल फ्लावर होता है, ये आप सब जानते हैं।
अगर हम नेशनल बर्ड की बात करें तो पिकॉक, और हिंदुस्तान में 3 तरह के पिकॉक पाए जाते हैं। नेशनल एनिमल हमारा टाइगर होता है, नेशनल फ्रूट आप सबकी पसंद मैंगो, और नेशनल ट्री बनियान ट्री। ठीक है, ये छोटी सी बात थी हमारे हिंदुस्तान के बारे में, कुछ बेसिक्स बातें थी जो आप लोग को जानना ज़रूरी था, और बीइंग इंडियन ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्टेट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। आज के डेट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो क्या जब हमारा हिंदुस्तान फॉर्म हुआ, मीन्स जब हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो क्या उस वक्त भी हमारे पास 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी थी? यूटीज़, यूनियन टेरिटरी को साथ में यूटी लिखा जाता है। ओके, अगर मैं कहीं पे यूटीज़ लिखूं या सिर्फ यूटी लिखूं तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि क्या उस वक्त भी 28 स्टेट और 8 यूटी थे? तो जवाब होगा नहीं, उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त जो था आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस वक्त जो हम लोगों ने बांटा था वो ग्रुप ABCD था। स्टेट इन पार्ट ए, स्टेट इन पार्ट बी, स्टेट इन पार्ट सी एंड स्टेट इन पार्ट डी। आप देख सकते हैं पार्ट ABCD में किसको क्या रखा गया था, और ये लिस्ट भी देख सकते हैं कि पार्ट A, B, C और D में कौन कौन से स्टेट थे। तो इनिशियली जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त कुछ ऐसे स्टेट थे। अच्छा, और मतलब ये ऐसा मैप नहीं था, मतलब समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, टोटली हिंदुस्तान है, टोटल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिला करके जब पूरा हमारा हुआ करता था। बाद में अंग्रेज़ों ने तो इसका डिवीज़न कर दिया, तो उस वक्त जब कि पूरा का पूरा क्या होता है, हमारा हुआ करता था। तो मान लेते हैं ना, जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान छोड़ के गए तो इनको उन्होंने हिंदुस्तान के 2 डिवीज़न थे, एक जिस पर टोटली ब्रिटिश राज कर रहे थे और एक प्रिंसली स्टेट थे। तो जो ब्रिटिश वाले जो एरिया था, इसको, इस पार्ट को उन लोगों ने क्या किया कि इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया। ब्रिटिश वाले जो पार्ट था उसको क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। और जो प्रिंसली स्टेट था, टोटल 552 प्रिंसली स्टेट थे। ओके, जिस पे प्रिंस अभी भी थे, अंग्रेज़ों के ही अंडर में थे लेकिन थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इन प्रिंसली स्टेट को ये आज़ादी दी, वो चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाए, वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रहें। ये इन प्रिंसली स्टेट के बाद ये चॉइस था। ओके, लेकिन हमारे बड़े बड़े लीडर्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने क्या किया कि ये टोटल इन सारे स्टेट को हिंदुस्तान में मिलाने की पूरी कोशिश की, और 549 स्टेट को हिंदुस्तान में मिला भी दिया। ओके, लेकिन 3 स्टेट थे जिसमें हमारा नाम आता है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर यानी कश्मीर। ये 3 स्टेट ऐसे थे, देखिए 52-49 गया, 3 बचा। ये 3 स्टेट ऐसे थे जो हिंदुस्तान में, ना ही पाकिस्तान, मतलब शामिल नहीं हो रहे थे हिंदुस्तान में। फिर भी किसी तरह हम लोगों ने बाई फोर्स इनको हिंदुस्तान में शामिल कर लिया। ओके, कश्मीर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कश्मीर ने ये ट्रीटी किया, ये मतलब ये हुआ कि जो कश्मीर पर सबसे पहले हमला करेगा, कश्मीर उसमें शामिल नहीं होगा। यानी अगर कश्मीर पर हिंदुस्तानी पहले हमला कर देते उसको अपने अंडर में लेने के लिए, तो कश्मीर किसका पार्ट बन जाता, पाकिस्तान का पार्ट बन जाता। और अगर पाकिस्तानी पहले हमला करते हैं तो कश्मीर किसका पार्ट बन जाता, हिंदुस्तान का पार्ट बन जाता। तो आप जानते हैं कश्मीर किसका है, कश्मीर हमारा है, यानी हम हिंदुस्तानियों का। यानी उन बेसरों से तो बर्दाश्त हुआ नहीं, उन्होंने कश्मीर पर हमला किया और उसके तहत कश्मीर क्या हुआ, हमारा हो गया, हम हिंदुस्तानियों का हो गया। यानी बाद में 552 पूरे के पूरे प्रिंसली स्टेट को क्या किया गया, हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया। तो जब ये चीज़ हिंदुस्तान में शामिल हुई, मीन्स ये प्रिंसली स्टेट हमारे हिंदुस्तान में शामिल हुआ, तो क्या था, ये ABCD बोल के थे, जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को दिखाया स्क्रीनशॉट, आप लोग फिर से देख लीजिए, कुछ ऐसा था। ओके, फिर बाद में जो आज हम लोग देखते हैं ABC के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये ABCD पहली बार सुना होगा, अरे ऐसा भी था, हाँ ऐसा भी था। हमारे स्टेट ABCD में डिवाइड था, स्टेट इन पार्ट A, स्टेट इन पार्ट B, स्टेट इन पार्ट C, स्टेट इन पार्ट D, ऐसे करके डिवीज़न था। लेकिन ऐसा बाद में क्या हुआ कि डिवीज़न चेंज हुआ। पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट था कि लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई स्टेट का डिवीज़न नहीं होगा। जो बड़े बड़े हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे, उस वक्त के जो लीडर्स थे, वो उन्होंने हिंदुस्तान को बनाया, सींचा, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो हिंदुस्तान में किसी तरह के भी भेदभाव वगैरह नहीं चाहते थे। उन्होंने उनकी बात थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई स्टेट या कुछ नहीं बनेगा। लेकिन पोत्ती श्री रामुलु,
ये मतलब कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने 56 दिन का हंगर स्ट्राइक किया। ओके, यस, 56 डेज़ का इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। और इनकी डिमांड थी कि ये तेलुगु बोलने वालों के लिए अपना स्टेट होना चाहिए। तो बाद में 1957 देखिए 56 डे का उनका क्या था, हंगर स्ट्राइक था। और 1956 में पहला हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला स्टेट आंध्र प्रदेश बना। कब बना? 1956 में। 56 डे के स्ट्राइक से इनकी मौत हो गई थी। फिर ये चूँकि एक बड़े लीडर थे तो इग्नोर नहीं किया जा सकता था, तो बाद में गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ा। ओके, तो 1956 में हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था। और एक हमारा बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ओके, ये कमीशन इस बात पे ध्यान रखती है कि मतलब कैसे किया जाए, नया तरीके से बनाया जाए, लैंग्वेज के बेस से बनाना सही होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मतलब ये सारे बातों पे उनको रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश करनी थी। कमीशन कब बनी थी? कमीशन बनी थी 1953 में। और एक्ट कब आया? एक्ट आया 1956 में। और इसी एक्ट के तहत हमारा एक न्यू स्टेट यानी लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश फॉर्म हो गया 1956 में। उसके बाद चूँकि अब एक आदमी ने डिमांड किया, अब एक आदमी की डिमांड पूरी हुई तो बाकी लोग तो बैठे नहीं रहेंगे। बाकी लोगों ने भी अपना डिमांड शुरू किया कि उनको भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत देखिए क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मतलब रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा बनना। तो केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, इन सब में बहुत सारी चेंजिंग्स हुई, बहुत सारे नए स्टेट बने। तो ये था हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ओके, ये आप लोग नाम याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पोती सीरामुला 56 डे का हंगर स्ट्राइक किया था उन्होंने। और 1956 में हमारा क्या था, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थी। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, कितने, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। अच्छा, अगर आप लोगों को ये पसंद ना आता हो कि मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, तो देखें हर बात अगर मैं लिख करके करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि लिखूँगा उसमें टाइम लगेगा। तो बेहतर होगा कि मैं जो बात बोल रहा हूँ आप लोग उसको लिखते चलें, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिन बाद आ रही है, मैं इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों का प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं हिस्ट्री के चैप्टर 2 के ऊपर वीडियो बनाऊँ, और मैं नहीं बना पा रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअल में मेरे साथी जो मेरे साथ मेरे कोचिंग में पढ़ाते भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, उनका अचानक से तबीयत ख़राब हो गया और ब्रेन हैमरेज हुआ उनको। वो काफ़ी सीरियसली थे, ठीक है, आईसीयू में भर्ती थे। तो उनको लेकर के हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, जिसकी वजह से मुझको वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। अभी वो काफ़ी स्टेबल स्टेट में है, तो आप लोग भी उनके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग के लिए अब कंटिन्यू वीडियो बना सकूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, बातें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए 3:30 हो रहा है अभी। मैंने 3 बजे से शूटिंग स्टार्ट की और अभी 3:35 हो रही है, और अभी और भी कुछ देर लगेगा ही। ओके, तो इतनी रात में मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इसको समझें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे उसको भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो कहाँ थे हम लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखा। अच्छा, एक बात और, मैं बीच बीच में अटकता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं बीच बीच में अटकता हूँ। तो एक्चुअली इसकी वजह ये है कि मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं बस पढ़ा रहा हूँ। मैं जैसे अपने क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ लिख करके सामने रख करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो कभी कभी कुछ सोचना पड़ता है, तो थोड़ा सा मतलब हो जाती है, तो इस बात को आप लोग इग्नोर करें और वीडियो के कॉन्टेंट पर ध्यान दें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि जैसा मैंने कहा कि 1956 में जब हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई, तो उस वक्त कितने स्टेट थे, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। उसके लिस्ट मैंने आपको दिखाया। ओके, अच्छा, फिर बाद में ऐसे तब इसी पे तो नहीं ना रुक गया, फिर औरों को भी डिमांड हुई कि जब इस एक लैंग्वेज पे बना है तो दूसरे लैंग्वेज पे भी बनना चाहिए। तो उस वक्त बॉम्बे को 1960 में बॉम्बे को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक कहलाया हमारा महाराष्ट्र और दूसरा कहलाया हमारा गुजरात। जो मराठी स्पीकिंग एरिया था वो हमारा महाराष्ट्र तो पहले से था ही,
हाँ, जो 14 की लिस्ट में आपको महाराष्ट्र दिखेगा। मतलब महाराष्ट्र में से जो मराठी स्पीकिंग एरिया था वो महाराष्ट्र कहलाया, और उसमें से जो हमारा गुजराती स्पीकिंग एरिया था उसको क्या किया गया, गुजरात में डाल दिया गया। तो गुजरात हमारा क्या कहलाया, 14 स्टेट पहले से था, गुजरात 15th स्टेट था जो कब बना है, 1960 में बना है। 15वां स्टेट, 14 स्टेट तो पहले से थे, 1960 में 15 स्टेट के रूप में हमारा क्या आया, गुजरात आया। ओके, ठीक उसी तरह आप लोग स्क्रीन पे देखें 16वां स्टेट के रूप में हमारा नागालैंड जो 1963 में फॉर्म हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग पंजाब। देखिए पंजाब पंजाबी बोलने वालों का इलाका था, तो ठीक उसी तरह अकाली दल एक दल था। ओके, दल होती है बजरंग दल, अकाली दल जिसके लीडर थे हमारे मास्टर तारा सिंह। उन्होंने डिमांड किया कि पंजाबियों के लिए एक अलग सा स्टेट होना चाहिए, यानी पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए। तो 1966 में उनकी इस डिमांड पर पंजाबी बोलने वालों के लिए एक अलग स्टेट बनाया गया पंजाबी, और उसका जो पार्ट था जिसमें लोग हिंदी बोलते थे उसको क्या कर दिया गया, हरियाणा बना दिया गया। यानी हरियाणा हमारा क्या हुआ, 17th। तो पंजाब हमारा 17वां या 18वां नहीं होगा, पंजाब पहले से था। पंजाब में से हिंदी बोलने वाले इलाका को क्या कर दिया गया, हरियाणा, एक नया स्टेट हरियाणा बना दिया गया। तो हरियाणा हमारा क्या है, नया स्टेट, 17वां स्टेट 1966। फिर हिमाचल प्रदेश हमारा 18वां स्टेट बना 1971 में। ये पहले यूनियन टेरिटरी था, बाद में इसको स्टेट का फॉर्म हुआ। अच्छा, आपको अलग अलग बुक में कुछ डेट्स अलग मिल सकती है, लेकिन ये जो डेट्स मैंने दिया है ये एकदम जेन्युइन बुक से मैंने लिया है, और मैंने गूगल से एक बार रीचेक भी किया है। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप मेरे डेट को लिख सकते हो एग्ज़ाम में। मैंने कुछ छोटी मोटी किताबों से नहीं लिया, बड़ी बड़ी किताबें हैं जो बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ऑफिसर्स बनने के लिए, कोई भी सिविल सर्विस निकालने के लिए, उन बुक से मैंने ये डेट को लिया है। तो आप बेझिझक ये डेट लिख सकते हैं। हो सकता है क्योंकि मैं जो क्लास 10 का बुक फॉलो कर रहा था टॉपिक के लिए, उस बुक में डेट कुछ और थे और गूगल पे डेट कुछ और थे, तो मैंने एकदम जेन्युइन डेट लिखने की कोशिश की है। तो आप लोग बेफिक्र इसको याद कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश हमारा 18वां स्टेट 18th स्टेट बना 1971 में। ये पहले यूटी था, बाद में स्टेट बना है हमारा 1971 में, और 18वां स्टेट था। ठीक, मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20th और मेघालय 21st। ये मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 19, 20 और 21 तीनों के तीनों 1972 में फॉर्म हुए थे। अच्छा, सिक्किम 22nd स्टेट बना हमारा 1975 में। फिर मिज़ोरम 23rd 1987 में। अरुणाचल प्रदेश 24th 1987 में। गोवा 25th 1987 में। ये तीनों 1987 में फॉर्म हुए थे। फिर हमारा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ 26 था, उत्तराखंड 27 था और झारखंड 28 था, 2000 में बने थे। और तेलंगाना 29th 2014 में बने थे। तो ये हुए टोटल 29th स्टेट। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा 28 स्टेट, यहाँ पे 29th हो गए, तो इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। ओके, तो ये इसमें चार्ट देखा। फिर हम लोग नेम रीचेंज की बात करें तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नाम चेंज हुआ, अभी जानते हैं आप लोग, नाम चेंज में किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए ऐसे फ़न बोल रहा हूँ। अभी नाम चेंज में सबसे हमारे फेमस है ये योगी जी, यूपी के योगी जी। तो यानी सबसे पहला नाम जिसका चेंज हुआ वो हमारा यूपी का ही था। यूपी का पहला नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, यानी 1950 में उसका नाम क्या कर दिया गया, यूपी रख दिया गया, उत्तर प्रदेश। ओके, यानी सबसे पहले स्टेट का नाम चेंज होने वाला में भी वही था। अच्छा, मद्रास 1969 में मद्रास का नाम क्या रखा गया, तमिलनाडु। 1973 में मैसूर का नाम रखा गया कर्नाटका। और लक्षद्वीप, मिनी दीवी आइलैंड, इन तीनों को मिला करके इनका नाम 1973 में लक्षद्वीप रखा गया। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया 2006 में। ओके, देखिए उत्तरांचल बना 2000 में, उसका नाम चेंज कर दिया गया 2006 में उत्तराखंड। पौंडीचेरी का नाम 2006 में पुडुचेरी रखा गया। और उड़ीसा का नाम 2011 में उड़ीसा, पहले उड़ीसा था आर, बाद में उड़ीसा कर दिया गया। ठीक है, ये नाम चेंजिंग के ऊपर थे। अच्छा, अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी पे बात करें तो टोटल जैसे कि मैंने कहा कि 6 यूनियन टेरिटरी होती है। अंडमान एंड निकोबार जो हमारा फर्स्ट यूनियन टेरिटरी, अगर आपसे सवाल पूछे कि फर्स्ट यूनियन टेरिटरी क्या है, तो अंडमान एंड निकोबार हमारा फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है। दूसरा यूनियन टेरिटरी ये सेकंड नहीं बोलेंगे, चंडीगढ़ जो हमारा हरियाणा और पंजाब का कैपिटल भी है। अच्छा, दादर एंड नागर हवेली ये पहले अलग था, दमन दीव ये पहले अलग था, बाद में 26 जनवरी 1920 को दादर एंड नागर हवेली ये एक है,
प्लस दमान दीव ये एक है। इन दोनों को मिला दिया गया कब? 26 जनवरी 2020 को। दिल्ली हमारा है, कैपिटल भी है। जम्मू एंड कश्मीर ये कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को। इसको क्या, ये क्या बना है हमारा? यूनियन टेरिटरी बना है। उससे पहले ये क्या था? ये स्टेट था। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर से ये पहले जम्मू एंड कश्मीर पूरा का पूरा क्या था? हमारा स्टेट था। 2019 को क्या किया गया? इसको दो पार्ट में बांटे, एक लद्दाख हुआ, एक जम्मू एंड कश्मीर हुआ। अब ये क्या हो गया? 2019 से ये यूनियन टेरिटरी हो गए। ओके, बात समझे। लक्षद्वीप हमारा एक यूनियन टेरिटरी, इसको हम लोग स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं। और लास्ट है हमारा पुडुचेरी 1962। ओके, अगर हम लोग बात करें तो पहले जो थे ना, पहले टोटल 7 यूनियन टेरिटरी थे। 2019 तक 2014 के बाद 7 यूनियन टेरिटरी थे। बाद में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 हुए, तो 7 और 2 9 हो गए, 9 हुए ना। लेकिन हुआ क्या कि मतलब दादरा नागर हवेली, दमन दीव, इन लोगों को क्या मर्ज कर दिया गया। ठीक है, दादर एंड नागर हवेली ये एक था और दमन दीव ये एक था। तो इसको लेकर के इसको काउंट करने से, इसको अलग और इसको अलग काउंट करने से 9 होते थे। इसको मिला दिया गया, इसको एक काउंट करने से क्या हो गए? 8 हो गए। यानी टोटल यूनियन टेरिटरी क्या हो गए? 8 हो गए। और अभी जो हम लोगों ने देखा तो टोटल 29th स्टेट हम लोगों ने तेलंगाना को देखा, तो उसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल था स्टेट में, तब 29th होता था। ठीक है, तो उसमें से क्या हो गया? एक स्टेट क्लेट से हट गया, तो क्या हो गया? 28। यानी आज के डेट में टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये आप सारा लिस्ट देखिए, ये लिस्ट था हमारा 1947 के वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो स्टेट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी था। ओके, नेक्स्ट ये है हमारा उस वक्त जब 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थे, तो उनके लिस्ट है। नेक्स्ट ये हमारा 2019 का है, जब हमारा 28 स्टेट और क्या हो गए? 7 यूनियन टेरिटरी हो गए। ओके, अच्छा, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, ये अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ये दादर एंड नागर हवेली ये और इसके बाद वाला दमन दीव ये अब एक ही है। ओके, ये अलग अलग नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इन टोटल हम लोगों ने इंडिया का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बारे में नेशनल एंथम सॉन्ग मैंने सब कुछ बताया, फिर स्टेट वगैरह क्या था मैंने वो भी बताया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत सारी जानकारी मैंने दी, हो सकता है आप ना जानते होंगे तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं जानते तो इसी पे वीडियो को लाइक करते हुए चले, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया बताऊंगा। 5 डिवीज़न किया गया है, पाँचों का हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक वीडियो में मैं एक ही डिवीज़न के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ और आप लोग के लिए चैप्टर जितना जल्दी हो सके ख़त्म करूँ। आप लोगों के लिए इतना प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से कि मैं वीडियोज़ बनाने में इतना लेट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करें और मेरे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए।